पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। हमारा आज का सब्जेक्ट है एजुकेशन और हमारा टॉपिक है एजुकेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट रोहिदास जी एंड घासीदास जी इन एजुकेशन है विद्या बिन मती गेली एंड चैलेंज द कॉन्सेप्ट लीड टू इनोवेशन एंड रिजोल्व टू क्रिएटिविटी। इसके ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमंत शुभदा कमरे मैडम। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम आप आज के इस टॉपिक के ऊपर अपना वक्तव्य दें। थैंक यू मैडम। जय भीम ऑल। महानायक कांशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग पे बैक टू सोसाइटी वुमेन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज टॉपिक है एजुकेशनल कंसेप्ट ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले सेंट रोहिदास गुरु घासीदास इन एजुकेशन एंड विद्या बिना मती गेली। जो ज्योतिबा फुले ने विधान किया था किसानों का कोड़ा में, तो वो उसके बारे में मैं आप बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट हम देखेंगे महात्मा ज्योतिराव फुले। आपको पता है कि दुनिया ऐसा एक दुनिया में भारत एक देश ऐसा है कि जिसका इतिहास क्रांति और प्रतिक्रांति का रहा हुआ है, जहाँ यहाँ हजारों सालों से दो विचारों का संघर्ष चला रहा है। एक ऐसी विचारधारा है जहाँ स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय इन मानवीय मूल्यों की आधारशिला है, और ये विचारधारा से भारत में समृद्ध वैभवशाली सभ्यताओं की परंपरा स्थापित हुई। और दूसरी विचारधारा ऐसी है जहाँ मानव को पशु से भी बदतर माना गया है, और इस विचारधारा में मानवीय मूल्यों का हरण किया हुआ है, और इसी के कारण बहुजनों में गुलामी आ गई थी। और इस अमानवीय विचारधारा नष्ट करने के लिए बुद्ध से लेकर आज तक सभी बहुजन महापुरुषों ने संघर्ष किया है। तो इसमें हम देखेंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में हिंदू समाज की सामाजिक रूढ़ी और परंपरा के खिलाफ बहुत से समाज सुधारक आवाज उठाने लगे थे, और इन समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षण, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, सामंतवाद, बाल विवाह आदि सामाजिक विषयों पर लोगों को जगाने की कोशिश की। ज्योतिराव फुले 19वीं सदी के समाज सुधारकों में अपना अलग और अद्वितीय स्थान बनाया था। जिस समय सभी समाज सुधारक महिलाओं के अधिकारों के तथा उनके परिवार और समाज में उनकी स्थिति पर फोकस कर रहे थे, उस समय महात्मा फुले ने वर्ण व्यवस्था और जातिगत व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि ये दोनों, जो वर्ण व्यवस्था और जातिगत व्यवस्था है, ये दोनों शोषण की व्यवस्था, जुल्मी व्यवस्था है, और जब तक इनका पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक एक अच्छे समाज की निर्मिति होना असंभव है। इस प्रकार के विचार रखने वाले वो पहले भारतीय थे। जाति व्यवस्था निर्मूलन की कल्पना और आंदोलन के उसी वजह से जनक वो साबित हो गए थे। वे सही मायनों में 19वीं सदी के महान भारतीय विचारक, समाज सुधारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। महात्मा फुले ने समाज में फैली अनेक कुरीतियों को खत्म करने का बीड़ा उठाया था, और देश में शिक्षा की अलग थलग जगह कर भारत के पुरुष और महिलाओं में शिक्षण का महत्व को समझाया था, और उनके अथक प्रयासों और संस्कारों की बदौलत वर्तमान भारत की सभ्यता और संस्कृति ऋणी है। आइए हम उनकी जीवन पर कुछ प्रकाश डालते हैं। कहाँ पे?
महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म जो हुआ वो माली समाज में हुआ था, लेकिन वो लोग जब पुणे में आ गए थे तब वो फूल बेचने का काम कर रहे थे, तो उनका सरनेम एक्चुअली गोरे था और गोरे से वो फूल बेच रहे थे, इसलिए लोग उनको फुले करके बुला रहे थे। फूल का बिजनेस कर रहे थे, तो इसलिए उनको फुले बोल रहे थे और उनको फुले कहा जा रहा था। उनके पिताजी गोविंदराव जी थे, उन्होंने ज्योतिराव को पढ़ाना चाहा, लेकिन उस वक्त माली समाज में मा, माली एक समाज है फूलों का बिजनेस करने वाले, उस समाज में शिक्षा का ज्यादा महत्व नहीं हुआ करता था और वैसे भी उस टाइम दलितों को पढ़ने की इजाजत भी नहीं थी। फिर भी पिताजी गोविंदराव ने अपने बच्चों, उनका एक भाई भी था, उनको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन घोर सामाजिक विरोधों के बीच में उन्होंने अपने ज्योतिराव को पढ़ाना चाहा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज्योतिराव फुले को सामाजिक दबाव और जातिगत भेदभाव के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन पढ़ने की चाहत के कारण उनके पड़ोस में रहने वाले फादर लिजिट ने ज्योतिराव की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि को देखकर स्कूल में दाखिला दिला दिया। फिर से वे स्कूल जाने लगे और वह स्कूल में हमेशा प्रथम आते रहे। ज्योतिराव ने 1847 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी। स्कूल में उन्होंने अ, स्कूल में उन्होंने महात्माओं के जीवन का सार को पढ़कर उन्होंने धर्म, दया, प्रेम और सत्य का महत्व जाना। धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार जब वो अपने मित्र के शादी में गए थे, तो ब्राह्मण पुरोहित ने उन्हें शादी में सम्मिलित होने से रोक लिया था। तब से उन्होंने निचले वर्ग के लोगों के बारे में गहन चिंतन करना शुरू कर दिया था। उन्हें गुलामी से नफरत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि जाति और पंथों पर बटे हुए इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार आएगा। तो उस समय समाज में जाति भेद, वर्ण भेद चरम सीमा पर था। स्त्री और दलित वर्ग की दशा और भी बहुत बुरी हुई थी, अच्छी नहीं थी और उन्होंने शिक्षा से उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इसी स्थिति पर उनको बड़ा दुख होता था, तो उन्होंने स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया और उनका मानना था कि माताएं जो बच्चों पर संस्कार डालती है, उसी में बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं। इसलिए लड़कियों को पढ़ाना, शिक्षित करना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने उनके शिक्षण पर ज्यादा ध्यान दिया था। उस दौर में जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारें बहुत ऊंची थी। दलितों एवं स्त्रियों के लिए शिक्षा के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उन्हें मानव मानव के बीच का भेद जो था वो असहनीय लगता था। ज्योतिराव ये जानते थे कि देश और समाज की वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती तब तक कि देश जाति पाति के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता। साथ ही देश की महिलाएं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। उन्होंने निश्चय किया कि वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंध करेंगे और ज्योतिबा ने इस व्यवस्था को तोड़ने के हेतु दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाना शुरू किया। जब वो बच्चों को पढ़ाते थे तो उस टाइम वो बच्चों को छिपा कर लाते थे और वापस छिपा कर ही उनको घर में पहुंचा लेते थे। जैसे जैसे उनके समर्थक और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी, उन्होंने खुलेआम पढ़ाना चालू किया और इसे स्कूल का रूप दे दिया। इस प्रकार 1948 में उन्होंने भारत के इतिहास का प्रथम बालिका स्कूल खोला, जो लड़कियों के लिए था। चूंकि उनका कार्य कुलीन लोगों को भी रास नहीं आया, तो स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था।
जब कोई पढ़ाता था तो सामाजिक दबाव से उनको जल्दी ही कार्य करना बंद करना पड़ा। ज्योतिबा के लिए यह एक गंभीर समस्या थी। अब स्कूल में कौन पढ़ाए? ज्योतिबा ने इस समस्या के हल हेतु उन्होंने अपने पत्नी को सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया और फिर उन्हें मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिलाया गया और इसके बाद सावित्रीबाई भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। उनके इस कार्य से समाज के लोग कुपित हो गए, बहुत गुस्सा उनको आ गया। जब सावित्री माई स्कूल जाती थी तो लोग उनको तरह तरह से अपमानित करते थे, जैसे उनके शरीर पे गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंका करते थे, कई गालियां वगैरह देते थे। परंतु वह जो अपमान अ, घुट अपमान का घुट पीकर भी वो अपना कार्य करती रही। इस पर लोगों ने ज्योतिबा को समाज मतलब उनके जो माली समाज था वो समाज में और बाकी समाज ने उनको बहिष्कृत करने की धमकी दे दी और उनके धमकी से उनके पिता ने उनको घर से बाहर निकलवा दिया। घर से बाहर निकाल निकाल दिया उनको और ये घर छोड़ने के मतलब वो तो घर तो छोड़ गए तो पर वो कहाँ जाएंगे? तो उनका एक मुस्लिम फ्रेंड था, उस्मान शेख करके नाम था उनका। तो वो उन्होंने उनको घर में रहने के लिए उनके घर में मतलब शेख के घर में उनको रहने के लिए आसरा दे दिया। तो उस टाइम उनकी सिस्टर थी फातिमा बी, उन्होंने भी सावित्री माई के साथ काम किया और अपने उनके साथ पढ़ाने का काम किया और वो फातिमा भी मुस्लिम समाज में पहली महिला शिक्षिका बनी थी। तो ऐसे तरह से उन्होंने कुछ समय में ही उन्होंने बालिकाओं के 3 मतलब कुछ स्कूल खोले और 3 स्कूल खोल दिए। इन सब कामों को लेकर उच्च शिक्षित जो वर्ग था, जो मनुवादी वर्ग था और उनके समाज के कुछ लोग थे, वो द्वेष रखने लगे और इसी तरह से कारण उनको मारने की योजना भी बनाई थी। मतलब अ, ज्योतिबा को मारने के लिए उन लोगों ने उन 2 लोगों को भेज दिया था। जब वो 2 लोग उनको मारने गए तो उन हत्यार 2 हत्यारों थे, वो हत्यारों ने देखा कि ज्योतिबा कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना समाज सेवा कर रहे हैं, तो वो दोनों ज्योतिबा के चरणों में गिर पड़े और उनके शिष्य बन गए। अंग्रेजों के सहयोग से महिला शिक्षा का व्यापक प्रसार हो गया। उन्होंने समाज में फैली अव्यवस्था के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने शिक्षा को समाज की पहली आवश्यकता मानी। शिक्षा के अभाव से समाज विभिन्न स्तरों पर बटा हुआ है। उसी की वजह से आर्थिक असमानता बढ़ी, जिस कारण कुछ वर्गों का स्तर मतलब अत्यंत खराब हो गया, बद से बदतर हो गया। तो इसी तरह से उन्होंने 24 सितंबर 1872 को समानतावादी और सर्वसाधारण तक पहुंचने वाले सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका आधार विज्ञान था। मतलब विज्ञान के आधार पर ही उन्होंने वो समाज बनाया, मतलब संस्था बनाई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में शूद्रों पर हो रहे शोषण तथा दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाना था। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं के लिए 1875 में एक घर भी बनवाया था और दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए उन्होंने अपने घर के दरवाजे सभी जाति के लिए खुले कर दिए थे। जैसे उस टाइम बहुजन समाज को मतलब जो अति क्षुद्र लोग जो थे उनको पानी पीने के लिए भी नहीं था, तो उन्होंने अपना घर का कुआं भी खोल दिया था और कुआं खोल के किसी पक्षपात से उनको दे दिया था। मतलब छोटे
क्षुद्र लोग जो थे उनको पानी के लिए अपना कुआं खोला। तो उन्होंने किसानों की हालत सुधारने के लिए और उनके कल्याण के लिए काफी प्रयास किए। किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों को लोगों के अधिकारों के लिए किए गए अधिक परिश्रमों की वजह से उन्हें उस सदी के समाज सुधारकों की सूची में विशेष स्थान प्राप्त किया। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण के बिना शादी करना आरंभ किया था। उस समय और कुछ समय के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसे मान्यता दी थी। यही नहीं कि उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था और बाल विवाह का जमकर विरोध किया था। 1873 में 1873 में किताब गुलामगिरी लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया कि विचार विचारों विचारों के आधार पर दक्षिण भारत में इस विचार जो चल रहे थे गुलामगिरी में, तो दक्षिण भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज के संघर्ष की बदौलत सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया था और उन्होंने भारत के एक शैक्षणिक क्रांतिकारी मतलब क्रांतिकारी जिन्होंने समाज में विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार से संबंधित सामाजिक सुधार लाए। वो बहुत मतलब निडर थे, किसी से डरते नहीं थे और अपने विश्वासों के बारे में अपने मन की ही बात वो करते थे। जैसे वे स्वतंत्रता, समता और बंधुता और सहिष्णुता के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अज्ञानी और अनपढ़ व्यक्ति जानवर के समान होता है। उनके लिए सत्य ही वास्तविक धर्म और ईश्वर सृष्टिकर्ता थे। तो शिक्षा के बिना मनुष्य सर्वांगीण व्यक्ति का विकास नहीं कर सकता। समाज को असमानता, अस्पृश्यता और महिलाओं के साथ अन्याय से मुक्त करने का एकमात्र तरीका शिक्षा ही थी। शिक्षा की कमी से बुद्धि का ह्रास होता है और प्रतिभाओं को ठीक से पहचानना, निर्देशित नहीं किया जा सकता है, जिससे अंततः मानव जाति में नैतिकता का नुकसान होता है। उन्होंने कुछ पाठ्यक्रम दिया था, मतलब उन्होंने कुछ सिलेबस बताया था। तो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा ही होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए और सबको प्राथमिक शिक्षा जो है वो अनिवार्य कंपलसरी होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम अलग-अलग होना चाहिए। गांव का ग्रामीण भाग में जो हम देखते हैं देहाती भाग में, तो वहाँ खेती वगैरह रहती है ज्यादा। उन उसके बारे में उनको ज्यादा अलग होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए और शहरों में अलग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिक थी, नैतिक विज्ञान और मौद्रिक विज्ञान, ये मूल्य की कला सिखाई जानी चाहिए। उन्होंने स्कूल में पाठ्य पुस्तकों में रखनी चाहिए। नैतिक विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए। कृषि, स्वच्छता, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और विभिन्न कला और शिल्प, ये भी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, ऐसे वो उन्होंने कहा था। साल में कम से कम 4 बार स्कूल का निरीक्षण किया जाना चाहिए, ऐसे भी उन्होंने कहा था। माध्यमिक शिक्षा विद्यालय की शिक्षा अधिक व्यावहारिक होनी चाहिए और विद्यार्थी को भविष्य के जीवन का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो उन्होंने और कहा था कि उनका मानना था कि समाज के विकास और गुणात्मक बनने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी था और उसके लिए उन्होंने स्कूल खोले थे। कम से कम उन्होंने 4 साल में 18 स्कूल खोल दिए थे। हर जगह में अलग अलग स्कूल करते थे। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये जो पहली स्कूल है, वहाँ पे ये बच्चों को ऐसे लेकर पढ़ाई करते थे। विधवा विवाह और ये शूद्र बच्चों को पढ़ाने के बाद वो कैसे
आत्मविश्वास से खड़ी रही है वो बता रहे थे। तो इसके बाद हम देखेंगे गुरु घासीदास। गुरु घासीदास भी सामाजिक जातिगत विरोध मतलब जाति जो समस्या थी वो उसका विरोध करते थे। तो सतनाम पंथ के ये संस्थापक है। गुरु घासीदास को सतनाम पंथ का संस्थापक माना जाता है। वह एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर और फिलोसोफर थे। उन्होंने दलितों के कारण मतलब दलितों का जो समस्या थी उसको कम किया और समाज में सभी सामाजिक कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ एक अथक संघर्ष किया। उस सदी में लोग ऊंच नीच और छुआछूत जैसे जाति पाति के सामाजिक समस्याओं से घिरे थे। तब उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा करने में लगा दिया था। उन्होंने समाज में एकता, भाईचारा तथा समरसता का संदेश दिया। उनकी सत्य प्रति अटूट आस्था थी, इसलिए वह इस वजह से वो लोगों में प्रभावित ज्यादा हो गए थे। लोगों को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा उन्होंने दी और उन्होंने सत्य की आराधना की और अपनी तपस्या से प्राप्त ज्ञान और शक्ति का उपयोग मानवता की सेवा के कार्यों में किया था। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत विषमताओं को नकारा, ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा और कई वर्णों में बांटने वाली जाति व्यवस्था का विरोध किया। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से समान हैसियत रखता है, यह इनका मानना था। तो उन्होंने सप्त सिद्धांत दिए थे। जैसे सप्त सिद्धांत है कि मूर्ति पूजा नहीं करना, वर्ण भेद से परे रहना, विरोध हिंसा का विरोध करना, व्यसन मुक्ति करना, ये सब सप्त सिद्धांत है जो यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। तो ये असहाय लोगों में आत्मविश्वास और सप्त सिद्धांतों से असहाय लोगों में आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की पहचान और अन्याय से जूझने की शक्ति का संचार हुआ। गुरु घासीदास का समाज में एक नई सोच और विचार उत्पन्न करने का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा तथा जीवन का ध्येय उदात्त रूप से प्रकट किया, जो बुद्ध से प्रेरित है। उन्होंने सत्य से लोगों को साक्षात्कार कराया। उनके अनमोल विचार और सकारात्मक सोच हिंदू और बौद्ध विचारधाराओं से मिलती जुलती है। तो बाद में है संत रविदास। रविदास को रोहिदास भी कहा जाता है, रोहिदास भी कहा जाता है, रैदास भी कहा जाता है। तो सच्ची में देखा जाए तो रैदास ही कहते हैं। तो रैदास से जाने जाते हैं। वो 15वीं 16वीं शताब्दी में महान शताब्दी के महान संत, मानवतावादी, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक थे वो। उन्होंने जाति की सच्ची परिभाषा लोगों को समझाई। वे लोगों को समझाते थे कि इंसान जाति या धर्म या भगवान पर विश्वास के द्वारा नहीं जाना जाता, बल्कि वो अपने कर्मों के द्वारा पहचाना जाता है। उन्होंने समाज में फैले छुआछूत के प्रचलन को खत्म करने के बहुत प्रयास किए। समाज की जाति व्यवस्था से होने वाली दुर्दशा देखकर उन्होंने भेदभाव दूर करते लोगों को संदेश दिया कि भगवान ने इंसान ने भगवान को नहीं बनाया। इंसान ने भगवान को बनाया और सबको धरती में समान अधिकार है। संत गुरु रविदास जी ने लोगों को सार्वभौमिक भाईचारे और सहिष्णुता की सीख दी। गुरु रविदास जी ने
समाज में भाईचारा और शांति की सीख अ, देने के बाद उन्होंने ऊंच नीच जो जातिगत ऊंच नीच बात थी उनको नहीं माना उन्होंने बहादुरी से भेदभाव का सामना किया। उस समय नीची जाति वाले लोगों को नकारा जाता था। मंदिरों में पूजा करना, स्कूलों में पढ़ाई करना, कच्चे झोपड़े में रहने को मजबूर करना, ऐसी समाज की स्थिति देखकर उन्होंने समाज में छुआछूत, जातिगत भेदभाव दूर करने की ठानी और लोगों को सही संदेश देना शुरू किया। उन्होंने अपने गाथा अ, और से गाथाओं से समाज सुधारने का काम किया। उन्होंने कहा कि मन चंगा है तो कठौती में गंगा, मतलब मन अच्छा, अगर आपका मन स्ट्रांग रहेगा तो जो कठौती रहती है, मतलब चप्पल सिलाने के पास जो छोटी सी पानी रखने की जो कठौती रहती है उसमें गंगा भी आ सकती है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मतलब अपना आत्मविश्वास उतना ही रखो जो समाज में जातिगत बुराइयां थी वो आप दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने समाज रचनाओं के माध्यमों से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो कहते हैं, संत रविदास ने कहा था, जात जात में जात है, जो केलन के पात, रविदास ना मानुष जुड़ सके, जो लो जात न जात। इसका मतलब ऐसा है कि केला जो हम देखते हैं, केला के अगर आप निकालते रहेंगे जो उसका स्टेम है, वो स्टेम निकालते रहेंगे तो उसमें और भी है। वैसे ही जाति जो है, तो जाति जात नहीं जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और दूसरा उन्होंने और एक कहा था कि रविदास जन्म के कारणे न होत को नीच, और ओछे कर्म की कीच ने कर दिया सबको नीच। तो ऐसे तरह से लोगों ने अपने मतलब जो लोग थे, मनुवादी लोग थे, उन लोगों ने ऐसे लोगों को पूरी तरह से नीच करके रखा था। अपने कामों से, मतलब काम तो करते थे लेकिन वो जाति बनाकर उनको वहां रखा था। तो इसके लिए अभी इनका जो देहांत हुआ था, वो देहांत कैसा हुआ था, तो उनको वो खुद उनकी जान नहीं गई थी, तो उनको मारा गया था। चित्तौड़ के राजा थे, चित्तौड़ के राजा उस टाइम के, तो उनको ये समाज में जाति के विरोधक में लोगों को पढ़ा रहे थे, उनको उनकी शिक्षा उनको दे रहे थे विरोध में, जाति के विरोध में। तो उनको वो पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने मीराबाई रविदास को अपना गुरु मानती थी, तो वो चित्तौड़ के राजा की बेटी वहाँ वहाँ करती थी, तो उन्होंने उनसे बुलाया। और जो जनेऊ जनेऊ मतलब हमारे मराठी में जानवा कहते हैं, जो ब्राह्मण लोग सफेद डोरी डालते हैं, तो उनको घर में बुलाया और वहां उनको तलवार से उनको मारा गया। और लोगों को बताया कि उन्होंने अपना जानवर जो है, जनाओ, तो वो चीर के दिखाया करके, तो इसी तरह से उनको मारा। तो ऐसे तरह से आज भी आज भी हम देखते हैं कि जो समाज की सुधारना करना चाहते हैं, समाज सुधारना करना चाहते हैं, जो आज भी छुआछूत वगैरह जो पली है, जाति भेद और भी बढ़ रहा है। तो जैसे अभी नरेंद्र दाभोलकर, जिन्होंने अंधविश्वास, नरेंद्र दाभोलकर जो अनीस मतलब अंधविश्वास, अंधश्रद्धा निर्मूलन जो संगठना थी, उनके जो नरेंद्र दाभोलकर थे, तो उनको भी इन मनुवादियों ने मार दिया था। तो ऐसे अंधविश्वास निर्मूलन करने के बाद भी उनको मारा जाता है। जैसे गोविंद पानसरे कलबुर्गी और गौरी लंकेश, उनको भी इसी तरह से मारा, जो जाति के
जाति में पहले जो छुआछूत और जो उनका जो मनुवाद का आज भी जितना प्रबल प्रेशर अपने पर है, तो उसकी तरह से उन्होंने मारा। इतना ही नहीं तो तुकाराम महाराज, वो भी लोगों को जातिगत विषमताओं के खिलाफ लोगों में लोगों को जगाया करते थे, और उसी तरफ उनको भी इंद्रायणी नदी में डुबाकर मार डाला था, और बोले थे कि भगवान ने उनको मतलब उन्होंने दीवार चलाई और उससे गिर गए, ऐसे ऐसे कोई कोई कहानी उन्होंने बताई। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आज के युग में ये ज्योतिबा फुले आप जो है वो उन्होंने आधुनिक युग में शिक्षा का तथा सोच विचार करने की प्रक्रिया को समाज क्रांति के पितामह ज्योतिराव फुले ने सर्वप्रथम प्रेरणा दी, और उन्होंने बहुजन समाज को नकारी गई शिक्षा व्यवस्था की नकारी गई जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी उन्होंने मतलब शिक्षा का अच्छा शुरुआत की थी, और उन्होंने बहुजन समाज में जागृति और समझदारी हासिल करने के लिए किसानों का कोड़ा नामक ग्रंथ था लिखा, और उन्होंने उसमें कहा विद्ये बिना मती गेली, ये मराठी में लिखा था, जैसे अभी यहाँ पे लिखा है विद्या बिना मती गई, मती बिना नीती गेली, नीती बिना गती गेली, गती बिना वित्त गेले, आणि वित्ता विना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। ये जो भावशुद्धी इंटेलिजेंस से उन्होंने ये बताया था। तो उस समय दलितों को और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था। विद्या बिना मती गेली, तो शिक्षा न मिलने के कारण सोचने की क्षमता एवं भावशुद्धि जो विकास कर जो होने वाला था वो नष्ट किया केवल एक शिक्षा न मिलने के कारण। देन मति बिना नीति गई, तो विचार क्षमता एवं भावशुद्धि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के संपूर्ण विरोध से हमारी साधुता या नीतिमत्ता को नष्ट किया गया था। तो इसके मतलब अभी मति नहीं है, सॉरी विद्या नहीं है तो मति नहीं है, मति मतलब हमारा विचार करने की शक्ति नहीं है, तो हमारी नीतिमत्ता भी खो गई थी। नीति बिना गति गई, साधुता स्वशासन के अभाव में प्रगतिशीलता समृद्धशीलता का ह्रास हो गया, मतलब वो पूर्ण नष्ट हो गया। तो गति बिना वित्त गेले, और परिणाम क्या हुआ, अगर हमारा प्रगति नहीं हुई है, हमारी समृद्धि हो गई नहीं, तो हमारी गति निकल गई, गतिशीलता समृद्धशीलता के अभाव से वित्त भी पैसा भी हमारे से चला गया, और पैसा नहीं है तो हमारे समाज का पतन हो गया। तो ऐसे तरह से वित्ता बिना शूद्र खचले, अगर पैसा नहीं है, आर्थिक घर में कुछ पैसा नहीं है, द्रव्य संचय नहीं हुआ, तो इसके लिए हमारा जो शूद्र समाज जो था वो उस पूरा उसकी आर्थिक व्यवस्था से वो शूद्रों का भयानक अधपतन हो गया और अनर्थ हो गया। इतके अनर्थ एका अविद्येने केले, हम शूद्रों का यह भयानक अधपतन केवल अज्ञानता के कारण, शिक्षा के निषेध करने के कारण हो गया। आज के समय में शिक्षा में मनुवादी व्यवस्था रहने के कारण, जो कल हमने भी बात की एनईपी की, तो वैसे एनईपी के माध्यम से आज भी हमारे मनुवादी व्यवस्था हमारे से शिक्षा का अधिकार छीन रही है। शिक्षा की कामकाज में सोचना आज भी नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि अंध अनुसरण करने को बाध्य किया जा रहा है। यही शिक्षा का रोग है।
जैसे हम अभी कल में मैंने कहा था कि छोटे-छोटे बच्चे केवल उनको कुछ आता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है तो वो गलत काम करने जाते हैं अथवा अपना जीवन खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे शिक्षा जो है, ऐसी शिक्षा केवल अंधानुकरण करने को बाध्य किया जाता है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो शिक्षा का रोग ये हो रहा है, मतलब यही शिक्षा के रोग का मूल है। शिक्षा का रोग जो हो रहा है ये लोगों को मूल हो रहा है। सोचने में दक्ष नागरिक ही प्रगति का रास्ता ढूंढने में कामयाब होता है और भारत की विषमतावादी समाज व्यवस्था को न्याय, समता, स्वतंत्र एवं भाईचारा के मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज की अ, अ, समाज की अ, बहुजन समाज की हितकारी समान व्यवस्था का सृजन करने में किंचित मात्र भी इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का योगदान हो सका तो यह प्रयास सफल हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। जय भीम। ओवर टू प्रियंका मैम।